Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 14th July 2022. वेल इस वीडियो लेक्चर में हम आज 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। पहला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इट इज़ इन न्यूज़। कुछ इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भेजी हैं, इस उन्हें डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द मीडिएशन बिल। देन देर इज एप्स्टीन बार वायरस दैट इज ऑल्सो इन न्यूज़, हम इसे भी कवर करेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट नेचुरल फार्मिंग। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो हमारा पहला आर्टिकल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये नासा का जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने अब तक की डिस्टेंट यूनिवर्स की सबसे डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज डिलीवर की है। This is basically Webb's first deep field is galaxy cluster SMACS 0723. This is the number, this is the name of the galaxy cluster जिसकी deep field Webb telescope ने send की है. And along with this, there's thousands of galaxies that you can see, and including that, the faintest object is, which is ever observed in the infrared, that is also visible. So this is the deepest and the sharpest infrared image of the distant universe so far, जिसकी वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी न्यूज में है। तो पहले तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। अब ये बहुत ही प्रीमियर स्पेस साइंस ऑब्जर्वेटरी है। अब टेलीस्कोप है तो इट इज एन ऑब्जर्वेटरी, एंड इसका जो एम है कि सोलर सिस्टम की जो अब तक की कुछ मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करना, बियॉन्ड स्टार्स जो डिस्टेंट वर्ल्ड है उसे जानना, एंड टू प्रोब इनटू सम मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारी प्लेस क्या है यूनिवर्स में, जो डिफरेंट मिस्टीरियस स्ट्रक्चर हैं उनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। सो दैट इज द मिशन ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दैट इज टू लुक बियॉन्ड द डिस्टेंट वर्ल्ड। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, नासा ने इसे लीड किया है अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका पार्टनर है, एंड अलॉन्ग विद दैट कैनेडियन स्पेस एजेंसी इज ऑल्सो पार्टनर। ये टेलीस्कोप एरियाने 5 यूरोपियन स्पेस पोर्ट जो फ्रेंच गुआना में है वहां से लॉन्च हुआ था। हम तब से इसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। द फर्स्ट डे व्हेन द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड। अब अगर आप अर्ली करंट अफेयर वीडियोस देखेंगे यू विल सी दैट दिस हैज बीन कवर्ड। What is the mission of it? See, this is going to be a very big forward leap in terms of understanding of a universe and the origin of universe. क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में हमारा जो कॉस्मिक हिस्ट्री रही है उसके हर एक फेज को एग्जामिन किया जाएगा, फ्रॉम बिग बैंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एवोल्यूशन ऑफ अ सोलर सिस्टम। This entire cosmic history, the entire every phase of this cosmic history will be examined by the James Webb Space Telescope. करंट स्टेटस अगर हम देखें तो करंटली ये एक ऐसे पॉइंट पे है स्पेस में जिसे हम कहते हैं सन अर्थ L2 लैग्रेंज पॉइंट। ये अप्रोक्सीमेटली अर्थ का जो ऑर्बिट है जो सन के अराउंड उससे 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये जो लैग्रेंज पॉइंट 2 है, दिस इज वन ऑफ द 5 पॉइंट्स। ऐसे 5 पॉइंट्स और हैं जो कि अर्थ और सन के सिस्टम के बीच में लाइक करते हैं। दिस इज L2 पॉइंट 2। दिस इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर द इटालियन एंड फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज। ये पॉइंट्स मतलब अर्थ और सन, ये जो रिवॉल्विंग बॉडी सिस्टम है, ये पॉइंट्स इसके बीच में लाई करते हैं। इस तरह के पॉइंट्स किसी भी टू बॉडी सिस्टम्स के अंदर, रिवॉल्विंग बॉडी सिस्टम्स के अंदर लाई करते हैं जहां पे दोनों ही बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, बैलेंस आउट कर देती है। तो लैग्रेंज पॉइंट्स, देयर आर 5 पॉइंट्स इन द सन एंड अर्थ ऑर्बिट, ये जो रिवॉल्विंग बॉडी सिस्टम है जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है दोनों बॉडीज की वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैग्रेंज पॉइंट। एंड राइट नाउ द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज ऑन द लैग्रेंज पॉइंट 2।
तो इन पॉइंट्स में क्या होगा, अब देखो जब ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट हो गई, तो जो ऑब्जेक्ट आप इस पोजीशन में प्लेस करोगे दैट वुड बी स्टेबल, क्योंकि कोई भी पुल नहीं मिल रहा है, ग्रेविटी बैलेंस हो चुकी है, कैंसिल आउट हो चुकी है, एंड देयर वुड बी वेरी मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी। और एक्सटर्नल एनर्जी जब मिनिमम लगेगी, इवन टू फ्यूल टू कीप देमसेल्फ देयर इज आल्सो लेस। तो देयर मेनी इंस्ट्रक्शंस कि वहाँ पे अपने अपने आप को जाकर पोजीशन कैसे करना है, तो वो सब फॉलो करके ऑब्जेक्ट्स इस पोजीशन में जाते हैं जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और उनको बहुत ही मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी या फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। देन another question comes that how is James Webb Space Telescope different from the other telescopes? Now, if we talk about the capability, James Webb Space Telescope has the ability to see right through into the massive clouds of dust, which are usually opaque to the earlier generation telescopes. इससे पहले जो हमारे टेलीस्कोप्स they were usually visible light observatories जैसे कि हबल टेलीस्कोप, वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैमरास हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंफ्रारेड से सेंसिटिव हैं, हीट रेडिएशन दे सेंसिटिव टू दैट। लेकिन जो विजिबल लाइट ऑब्जर्वेटरीज थी जैसे कि हबल टेलीस्कोप, they are not. So that makes the James Webb Space Telescope different, and resultantly, it has produced such a different image, such a deep and sharp image. So, अब इस देखो इन पूरे पॉइंट्स में से एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या, किसने बनाया है, किसका मिशन है। दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी L2 लैग्रेंज पॉइंट, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट द मीडिएशन बिल। ये मीडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस है, इन्होंने जो मीडिएशन बिल के अंदर कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं। मीडिएशन बिल के अंदर मीडिएशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात है, एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश अ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मीडिएशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा और एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया जाएगा। मीडिएशन को समझते हैं, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट इज आवर मीडिएशन बिल। सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की मेथड है जिसमें इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द कोर्ट्स, इंस्टेड ऑफ रेजिंग द लेजिटेशंस इन द कोर्ट, इट इज ऑल्टरनेटिव टू दैट। तभी बोल रहे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जनरली एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है जो कि दो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट करवाती है, डिस्कशन करती है, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। सो हियर यू हैव अ रोल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। इट ऑफर्स टू रिजॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, सिविल डिस्प्यूट हो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। तो जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, ये उसका एक सब्स्टिट्यूट है। एंड नाउ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन भी पता होना चाहिए कि क्या ये अलाउड भी है या नहीं। तो हमारा जो सेक्शन 89 है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इट प्रोवाइड्स दैट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल that if it appears to court that there exists the element of settlement outside the court, कि जो settlement है वो court के बाहर हो सकती है, then the court formulates the term of possible settlements and refer the same to alternative dispute resolution. तो अगर लगता है कि जो भी इशू है वो आउटसाइड द कोर्ट सॉल्व हो सकता है, तो ऐसे केस में सेटलमेंट करवाई जाती है और इस चीज़ को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ सॉल्व करने की बात की जाती है। There's an act also, there is Legal Services Authority Act 1987, जो कि लोक अदालत सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के बेसिस पे एस्टैब्लिश्ड है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो वी हैव एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज वेल।
अब देखिए ज़रूरत क्या है। वाई डू वी नीड द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? आप जुडिशियल सिस्टम के प्रेजेंट हालात देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिलेड जस्टिस की बात हम यहाँ पे करते हैं। एंड ऑल्सो द जुडिशियल सिस्टम इज एक्सपेंसिव एज वेल। एंड जो भी डिस्प्यूट जिन पार्टीज के बीच में है, दे विल हैव टू वेट फॉर ईयर्स फॉर जस्टिस। तो काफ़ी लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है जिसमें आप लिजिटेशन फाइल करते हैं इनटू द कोर्ट्स, इनटू द जुडिशियल सिस्टम। इसीलिए देखा जाता है कि जो कॉमन पीपल है उनका फेथ भी थोड़ा सा लोअर डाउन होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम की वीकनेस है, यहाँ से जो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं जिससे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है, वो यहाँ से निकल के आता है, ओरिजिनेट होता है। क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, दे आर मच मोर चीपर एंड दे इवन प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। And this is the reason why that alternative dispute resolution mechanism, it is referred by the disputing parties for the resolution of the dispute. क्योंकि उनको पता है कि जो डिस्प्यूट है वो एक तो चीपर वे में और स्पीडी जस्टिस उनको यहाँ पे मिल सकता है। वी ऑल्सो हैव मालीमत कमिटी रिपोर्ट 1989 एंड 1990, जिसमें अंडरलाइन किया गया था कि हमारी जो कन्वेंशनल कोर्ट लिटिगेशंस हैं उसको लेकर एक वायबल ऑल्टरनेटिव है द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। देन व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? किस किस तरह से ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जा सकता है? सबसे पहली टर्म यहाँ पे आती है आर्बिट्रेशन। द फर्स्ट टर्म हियर कम्स इज आर्बिट्रेशन। So here, the dispute is submitted to an arbitral tribunal. एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जिसके पास डिस्प्यूट सबमिट किया जाता है, एंड देन दे मेक अ डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट। एंड जो भी डिसीजन आता है, इट्स मोस्टली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। इट इज काइंडली लेस फॉर्मल देन द ट्रायल। ट्रायल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है, एंड द रूल्स ऑफ एविडेंसेस आर ऑल्सो रिलैक्स्ड। And there is no right to appeal in an arbitrator's decision. Arbitration के अंदर जो arbitrator ने decision ले लिया, this has to be binding on the parties and there is no right to appeal except for some interim measures, जैसे जहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा स्कोप है of judicial intervention in the arbitration process। तो पहली चीज क्या आएगी? arbitration, जिसमें एक arbitrary tribunal है, वो अपना डिसीजन, वो डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन के बाद आता है मीडिएशन। अब मीडिएशन क्या है? मीडिएटर कौन होता है? एक इम्पार्शियल पर्सन, उसे हम मीडिएटर बोल सकते हैं, बिकॉज जो दो डिस्प्यूट्स जिन पार्टीज के अंदर हैं, वो उनको हेल्प करता है कि भाई चलो आपस में एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन कर लो, आपस में समझौता कर लो। दे डोंट डिसाइड द डिस्प्यूट, बट दे ओनली हेल्प द पार्टीज टू कम्युनिकेट, ताकि वो आपस में म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व कर लें। इट लीव्स द कंट्रोल ऑफ आउटकम टू द पार्टीज ओनली। पार्टीज आपस में फैसला करें, इसमें मीडिएटर का कोई रोल नहीं है। मीडिएटर सिर्फ एक इम्पार्शियल पर्सन है जो कि उनको कम्युनिकेट करवाने में हेल्प कर रहा है कि भाई लेट्स डिस्कस दिस। लेकिन इससे पहले हमने आर्बिट्रेशन किया, उसमें तो न्यूट्रल बॉडी है, but they will be providing you the judgment, or they will be giving you कि हाँ जी किस तरीके से इसको सेटलमेंट किया जाएगा, और जो भी वो डिसाइड करेंगे दैट इज बाइंडिंग। लेकिन मीडिएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। थर्ड टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज कॉन्साइलेशन। नाउ कॉन्सिलिएशन इज बेसिकली अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर। यहाँ पे भी एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सिलिएटर। एंड कॉन्सिलिएटर का रोल क्या है कि जिन पार्टीज के अंदर डिस्प्यूट है उनको असिस्ट किया जाए, एंड दे शुड ऑल्सो रीच डाउन टू म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी एग्रीड सेटलमेंट। ये आर्बिट्रेशन से थोड़ा सा कम फॉर्मल है। हियर पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस।
But if both the parties accept the settlement, then it is document is drawn by the conciliator and it shall be final and binding on the both. अब देखो, मीडिएटर के अंदर आपस में ही डिसाइड करना है आपको, कोई डिसीजन नहीं लेगा मीडिएटर. आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर है उसका डिसीजन बाइंडिंग हो गया. अब आता है कॉन्सिलिएशन. कॉन्सिलिएशन के अंदर भी एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है. यहाँ पे भी एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी आती है. यहाँ पे भी वो असिस्ट करेंगे एंड दे विल बी कमिंग डाउन टू एग्रीड सेटलमेंट. लेकिन पार्टीज को ये हक है कि वो इस जो भी उन्होंने कहा है, जो भी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी है, वो इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं. राइट? ये चीज आर्बिट्रेशन में अवेलेबल नहीं है. दिस इज अवेलेबल इन कॉन्सिलिएशन. Then comes negotiation. After this we have negotiation. ये भी एक तरह का वे है of alternative dispute mechanism जिससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं. सो हियर नेगोशिएशन में क्या होगा कि जो पार्टीज हैं दे बेसिकली अग्री अपॉन अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड दे बार्गेन फॉर एडवांटेज ऑफ दिस. कुछ क्रिएटिव ऑप्शन लेकर आते हैं जिससे कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो सर्व हो जाए. तो वो पार्टीज ही आपस में एग्री करती हैं, दे विल बार्गेन, देयर इज अ होल कोर्स ऑफ एक्शन एंड अल्टीमेटली दे विल कम डाउन टू समथिंग जिससे कि दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो सर्व हो जाए. यूजुअली इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट. मोस्टली डिस्प्यूट्स यहीं पे सॉल्व होते हैं. नेगोशिएशन ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है. आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो नेगोशिएशन को. जो पार्टीज हैं वो आपस में ही एग्री कर रही हैं, आपस में ही एक म्यूचुअल डिसीजन लेकर आ रही हैं. दैट इज negotiation. And then another one is lok adalat. Lok adalat. Now this is another form. ये बनाया गया है ताकि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है फॉर सम पर्टिकुलर एरियाज उनको फुलफिल किया जाए. So the camps of lok adalat, they initially started in 1982 in Gujarat. गुजरात में पहले लोक अदालत के कैंप्स लगा करते थे, लेकिन अब ये पूरे इंडिया भर में होता है. अब मेन पर्पस क्या है कि जो भी मेजर पेंडेंसी जो केसेस की है कोर्ट्स के अंदर उनको यहाँ पे खत्म किया जाए. सो दोज हु वांट जस्टिस, we see that the number of people who want justice they are in millions. So the courts are very heavily burdened. तो उनको हेल्प कर सकता है कौन? लोक अदालत. उनका जो बर्डन है उसे कम किया जा सकता है. So the both parties will be represented by a collaborative attorney, and the both parties will agree. So instead of this happening in the court, this will happen in लोक अदालत. तो ये 5 टाइप समझ में आने चाहिए: आर्बिट्रेशन, conciliation, negotiation, mediation, and the लोक अदालत, which is a collaborative law altogether. अब रिकमेंडेशंस क्या आई हैं? हमारा जो न्यू पैनल है फॉर द मीडिएशन बिल. अब पैनल में ये कहा गया है इट इज हैज बेसिकली कॉशन्ड अगेंस्ट मेकिंग द प्री लिटिगेशन मीडिएशन कंपल्सरी. उन्होंने सेंटर को वार्न किया है दैट दिस विल गिव हायर कोर्ट्स द पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर मीडिएशन. इंस्टेड कि आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन को कंपलसरी कर दो कि लिटिगेशन से पहले भी आप मीडिएशन में जा सकते हैं. सो द पैनल हैज वार्न्ड द सेंटर अगेंस्ट दिस. पैनल ने रिकमेंड किया है कि जो कंपलसरी प्रोविजन है कि प्री लिटिगेशन मीडिएट करके आओ, आप लिटिगेशन से पहले मीडिएट करो, दिस शुड बी रिकंसिडर्ड एंड इट शुड बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शन ओनली टू दोज हु आर विलिंग टू मीडिएट. सिर्फ वो जो कि मीडिएट करना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए. They say that the pre-litigation mediation should be introduced in a very phased manner. धीरे धीरे करके कुछ कमर्शियल और सिविल केसेस के अंदर इनको लाना चाहिए. इस बिल का क्लॉज 26 है उसे भी ऑब्जेक्ट किया गया है. कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है, जिसमें कहा गया कि जो कोर्ट्स हैं दे विल एनेक्स द मीडिएशन इन प्लेस for the existing provision of clause 26.
It basically includes pre-litigation mediation. And whether they call it by Supreme Court or High Court, जो भी directions हैं, जो भी rules हैं, it should be done in accordance with that. इसके अलावा जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई जाएगी, उसके चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर भी जिसका पैनल ने कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं। द अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय सिलेक्शन कमिटी। एक सिलेक्शन कमिटी होगी जो कि ये मेंबर्स को बनाएगी। मीडिएशन की डेफिनेशन को भी रिफ्रेम करने की बात की गई है, कुछ चेंजेस आएंगे। तो दे सेइंग कि अगर आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन को मैंडेटरी कर देंगे तो एक्चुअली आप इससे केसेस को और डिले कर देंगे, एंड दिस विल बी एन एडिशनल टूल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रूएंट लिजिटेंट्स टू डिले द डिस्पोजल ऑफ द केस। वो जान के उसे डिले करेंगे। सो मीडिएशन काउंसिल के ऊपर बहुत अलग तरह की ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सो दे शुड बी इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट्स एज वेल। सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी बनना चाहिए। और इसके अलावा मीडिएशन की जो डेफिनेशन है उसको लेकर भी यहाँ पे न्यू रिकमेंडेशंस दी गई है। सो मीडिएशन बिल फीचर तो इसका ये है कि इंडिया के अंदर मीडिएशन, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन जो है वो प्रमोट हो सके, लोग वहाँ पे जाएं, उसे इनकरेज करें, फैसिलिटेट हो। जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स हैं वो इसके थ्रू इन्फोर्स किए जा सके। इट शुड बी द बॉडी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मीडिएटर्स, एंड इससे ऑनलाइन मीडिएशन भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली इट विल बी अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, एंड दिस विल बी a very good way of alternative dispute resolution in India. अब मेन फीचर्स तो यही थे कि एक तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात यहाँ पे थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो लिटिगेंट्स हैं उनको भी सेफ गार्ड किया गया था, that instead of going to the court, they can come to the mediation council, they can get the mediation done. Then mediation का successful outcome कैसे आएगा? In the form of mediation settlement agreement, and that will be made enforceable by law. Now अगर हमारे पास out of consensual agreement दो parties के बीच में आता है, the challenges to the same has been permitted on the limited grounds. तो ये कुछ अभी मेन फीचर्स हैं। अभी आपको मीडिएशन बिल को उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ मीडिएशन क्या है, इसके मेजर फंडा डिफरेंसेस क्या हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। मेजर बिल के हाइलाइट्स आपको पता होनी चाहिए। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट दैट वी हैव इज द मीडिएशन काउंसिल। ये हमने देख लिया कि इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कहा जा रहा है। अब जो न्यू पैनल ने रिकमेंडेशंस दिए वो ये है कि एक सिलेक्शन काउंसिल होगी, एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वहां से मेंबर्स बनेंगे, राइट। तो जो चेयरपर्सन होंगे, जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे, मीडिएशन के परस्पेक्टिव में उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनटू दिस, एंड according to the present provisions in the bill, people dealing with the problems which relate to the alternative dispute resolution can become the member and the chairperson of the council. आगे बढ़ते हैं। Next we need to know is about the Epstein-Barr virus. So scientists have found that the cancer causing virus, this Epstein-Barr virus, it can infect the neuronal cells and can derive various changes in the biomolecules। जो फैटी एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं सेल के अंदर, ये उसे ऑल्टर कर सकता है, एंड दिस कैन लीड टू द डिजीजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस कैन इवन कॉज द ब्रेन कैंसर। इसे कैंसर कॉजिंग वायरस इसलिए कहते हैं बिकॉज बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो कि एप्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन से आ जाते हैं। तो ये स्टडी जो हुई है इसके अंदर ये देखा गया है कि ईबीवी की वजह से न्यूरोलॉजिकल जो आपका डिसऑर्डर्स हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी डिजीजेस हो जाती हैं, एंड दिस कैन इवन लीड टू ब्रेन कैंसर। सो व्हाट इज दिस स्टडी? ये स्टडी आईआईटी इंदौर में हुई है, एंड फॉर दिस दे हैव यूटिलाइज्ड द रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, एंड
इसके अंदर, under this scheme, they explored the possible impacts of cancer causing virus on the brain cell. इस टेक्निक में रमन इफेक्ट को यूज किया गया. इट इज़ वेरी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टूल एज वेल, जिससे कि जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनमें कोई भी केमिकल चेंज अगर हुआ है वो एनालाइज किया जा सकता है. इवन द माइनर सेंसिटिव केमिकल चेंज कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड. तो एक तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रमन स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रोमेट्रोस्कोपी जो है वो यहाँ पे यूज की गई है. रमन इफेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है. देन सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, सो रिसर्चर्स सेड दैट इफ यू अंडरस्टैंड द इबोला, द एप्स्टीन बार वायरस, तो इससे जो बायोमोलिकुलर चेंजेस हैं हम उनको समझ पाएंगे. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, एंड अल्टीमेटली वी कैन लीड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम डिजीजेस. सो अल्टीमेटली हमें जब ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से बायोमोलिकुलर चेंजेस आ रहे हैं, तो सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम डिजीजेस इन अ बेटर मैनर. सो लास्टली अभी यहाँ से आपको एक एप्स्टीन बार वायरस के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. सो दिस हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी वाइडली प्रेजेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ज़्यादातर इससे ज़्यादा हार्म नहीं होता, बट अगर ये बॉडी के अंदर रीएक्टिवेट हो जाए तो ऐसी केस के अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं. दिस कैन फर्दर लीड टू कॉम्प्लिकेशंस. ब्लड कैंसर हो सकता है जिसको बर्केट्स लिम्फोमा कहा जाता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड मेनी डिसऑर्डर्स. इट मेनली स्प्रेड्स थ्रू सलाइवा. एंड जो अर्ली स्टडीज़ हैं वो लिंक प्रोवाइड करती हैं कि ये जो एप्स्टीन बार वायरस है ये काफ़ी इन्वॉल्व है विद द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज एज वेल. This virus can affect the cell of the brain and it can manipulate them, and it is still unexplored. लेकिन इस स्टडी के अंदर अब हमें जो मेजर चेंजेस आते हैं इन द कंपोनेंट्स वो हमें यहाँ से पता चला है, which is a major breakthrough. Moving ahead, next comes natural farming. Natural farming is in news. Recently, Prime Minister नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सूरत में जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उन्हें काफ़ी अपलॉड किया. सो सूरत में एक स्कीम चल रही है, दिस इज द सक्सेस इन सूरत, टू कनेक्ट 75 फार्मर्स इन एवरी पंचायत विद नेचुरल फार्मिंग. एंड दिस इज वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल फॉर द एंटायर कंट्री. ये जो मॉडल है ये पूरे कंट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. नेचुरल फार्मिंग इज बेसिकली द मीन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड इससे हम हमारी जो अर्थ है इसके प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं. वी कैन सर्व द मदर अर्थ. So now Center has also created 30,000 clusters of natural farms, and इसके जो benefits हैं, they're in the lakhs of farmers who have benefited from this, and there is 1 million hectare that is covered under the Paramparagat Krishi Vikas Yojana or Krishi Vikas scheme. सो नेचुरल फार्मिंग क्या है? सी नेचुरल फार्मिंग इज एन अप्रोच जो कि जापानीज फार्मर मासानोबू फोकुआका ने इंट्रोड्यूस की थी इन हिज बुक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन. इसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें आप जो भी सिंथेटिकली कम प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनको यूज़ नहीं करते. यू डोंट यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और एनी लाइवस्टॉक फूड एडिक्टिव्स. दिस सिस्टम मेनली रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशन. आप क्रॉप रेजिड्यूज यूज़ कीजिए, एनिमल मेन्योर्स, लेग्यूम्स एंड ग्रीन मेन्योर्स. तो कुछ भी सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऐसा कुछ भी इस फार्मिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता. सो फीचर्स तो यही हैं. इट इज़ कम्प्लीटली केमिकल फ्री. पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये कुछ भी आप यूज़ नहीं करेंगे. इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव सिस्टम. यहाँ पे आप जो क्रॉप रोटेशन है, ग्रीन मेन्योर्स हैं, कंपोस्ट है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल्स हैं, इन सब को यूज़ करेंगे. नेचुरल फार्मिंग कैन ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंटेड विद क्रॉप रोटेशन, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को सीक्वेंसली प्लांट करना. मल्चिंग की जा सकती है, क्रॉपिंग की जा इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली, एंड ऑल्सो सीड सोकिंग इन द लिक्विड मेन्योर. इन सब टेक्निक्स के साथ जो ओवरऑल यील्ड है वो इंक्रीज होती है.
अब बेनिफिट्स क्या हैं? क्रॉप यील्ड नेचुरल फार्मिंग में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द केमिकल बेस्ड फार्मिंग। देयर इज ऑल्सो रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि अब आप कोई भी जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनकम और लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव होगा, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होती है, इन्वायरमेंट को लेकर ये काफ़ी इफेक्टिव है बिकॉज देर इज लेसर कार्बन एमिशन। इट बेसिकली प्रमोट्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यहाँ पे सॉइल अपनी रेस्पिरेशन कर पाती है, दिस बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, सॉइल एंजाइम्स बेहतर हो पाते हैं, पूरा जो माइक्रोबियल बायोमास है वो इंक्रीज होता है। ऑल्सो यहाँ पे जो वाटर यूज़ है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज सॉइल मॉइस्चर जो है उसे बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है, एंड दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज ऑफ वाटर टेबल। And also it includes the the growth of nutrient content, and therefore हमारे जो क्वालिटी है वेजिटेबल्स की उनको भी ये इम्प्रूव करता है, एंड therefore ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। सो क्वालिटी एंड बेटर प्राइसेस। देन चैलेंजेस हैं। अब सिक्किम इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट है, बट वहाँ पे जो यील्ड है आफ्टर फ्यू इयर्स द यील्ड हैज स्टार्टेड टू ड्रॉप। उसे कैसे मेंटेन करके रखना है ये एक चैलेंज है ना। पॉलिसी मेकर्स अभी तक फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो फूड सिक्योरिटी को किस तरह मैनेज करना है, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऑल्सो देर इज रेजिस्टेंस बाय द केमिकल इनपुट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है अल्टीमेटली इसकी वजह से जो एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो चल रही हैं। तो अगर कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग हो जाएगा तो कंट्री की जो केमिकल इनपुट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या होगा। देर इज लैक ऑफ कंसेंसस एज वेल। साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर भी डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीइंग टू द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स कि क्रॉप यील्ड कुछ कहते हैं बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं नहीं क्रॉप यील्ड कम होती है। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट कंसेंसस भी हैं अभी नेचुरल फार्मिंग को लेकर। सो आफ्टर दिस एक कुछ स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, ये इंडिया का नेचुरल फार्मिंग इस प्रोग्राम के अंदर इसे प्रमोट किया गया है। दिस बेसिकली कम्स अंडर प्रधान द परंपरागत कृषि विकास योजना ओनली। इसका एम यही है कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर की उनको प्रमोट करना, और जो हमारा एक्सटर्नली परचेज्ड इनपुट्स हैं उनके ऊपर हमारी जो रिलायबिलिटी है उसे रिड्यूस करना। यहाँ पे मेनली जो नॉन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग है उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है। बायोमास मल्चिंग, द ऑन फार्म काओ डंग यूरिन फॉर्मुलेशंस उन्हें यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सॉइल एरेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, एंड देर इज एक्सक्लूजन ऑफ द सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट्स हेयर एज वेल। बहुत सारी स्टेट्स ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है, लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड केरला। It basically is considered as a very cost effective farming practice, and ultimately इससे employment भी बढ़ेगी, रूरल डेवलपमेंट भी होगी। इसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर इज दिस पॉलिसी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग 2005, जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की गई है। हाउ टू कंजर्व बायो रिसोर्सेज, हाउ टू स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी, इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देन एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना, and also recently prime minister has made appeal to the farmers of our country to make organic farming a mass movement in India. तो ये भी एक बड़ी चीज है that you should know. So that is all for this video. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.